चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैटर वेव्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर वेव्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। याद कीजिए मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने लाइट नेचर पढ़ लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया है, और तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? मैटर वेव्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर वेव्स। चलिए तो सब लोग नाम लिख लें, कॉपी पेन ले करके बैठे, और चैप्टर का नाम लिख लें सब लोग, मैटर वेव्स। क्या पढ़ेंगे बोलिए? मैटर वेव्स। अच्छा, मैटर वेव्स पढ़ना है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। देखिए डी ब्रॉगली ने पहले क्या बोला था कि लाइट जो है ना, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था पहले? लाइट हैज डुअल नेचर। फिर उसने बाद में बोला ना कि हर एक मटेरियल जो है ना, हर एक मटेरियल के पास डुअल नेचर है ना। जैसे मान लो मार्कर है, डस्टर है, कोई भी मैटर है उसमें डुअल नेचर है, मतलब उस पार्टिकल तो है, साथ में वेव का भी काम करता है ना। उसने बोला कि हर एक मटेरियल जो है ना उसके पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके पास वेव नेचर भी है। उसने वेव जो जो वेव नेचर है उसके लिए वेवलेंथ उसने निकाल करके दिखा दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसे बोलते हैं। तो हर एक मटेरियल जो मोशन में है वेव का काम करता है, और उस वेव का वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने निकाल के दिखाया लोगों को, और उस वेवलेंथ को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला? हर एक मैटर अगर मोशन में है तो वेव का काम करता है, और उसका इफेक्टिव वेवलेंथ लैम्डा उसने निकाल के दिखाया, है ना। जैसे याद करो फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालते थे? तो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, वहीं से उसने लैम्डा निकाल लिया, बहुत ही दिमाग लगाया उसने। तो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा से लैम्डा निकाल लिया एच अपन पी, और उसी लैम्डा को बोला कि हर एक मैटर का ये वेवलेंथ है अगर वो मोशन में है तो। कोई भी मास है हम वेलोसिटी v से दौड़ रहा है तो उसका मोमेंटम निकाल तो सकते ही हैं, मास इंटू वेलोसिटी। फिर जब मोमेंटम आ जाएगा तो उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, तो वही जो वेवलेंथ होगा उसी वेव का इफेक्टिव वेवलेंथ हो जाएगा, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से आज हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो उसने क्या बोला, मैं लिख देता हूँ। उसने बोला कि एवरी मैटर इन मोशन, है ना, एवरी मैटर इन मोशन एक्ट्स एज वेव whose effective wavelength is given by lambda equal to h by p, where h is Planck constant and p is momentum of the object, momentum of the matter, है ना। तो देखिए डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली stated that every matter in motion, every matter in motion, है ना, acts acts as wave whose effective wavelength whose effective wavelength is given by उसने बताया क्या बोला उसने? लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। लैम्डा इक्वल टू क्या? एच अपान पी। क्या बताया उसने? लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। अच्छा, बहुत ही महान काम किया इन्होंने। तो लैम्डा इक्वल टू क्या? एच अपान पी की हर एक मटेरियल वेव है ना। अच्छा, जहाँ पे एच क्या है? वेर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट आपको पता होगा, वैल्यू बता चुका हूँ। प्लैंक कांस्टेंट एंड वेर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम। p क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। p इज मोमेंटम ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट, है ना। चलो ठीक, अब मान लो कि जो मैटर है या जो ऑब्जेक्ट अपना, इसका मास m है और ये वेलोसिटी v से चल रहा है। इसका मास m है और वेलोसिटी v से चल रहा है। अच्छा ठीक, तो इसके मोमेंटम को क्या लिखेंगे सोचो जरा। तो इसके मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। p इक्वल टू क्या? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ p की जगह रख सकते हैं ना, तो चलो रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू, नाउ लैम्डा इक्वल टू क्या आने वाला है? h डिवाइडेड बाई p की जगह क्या रखना चाहिए? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता है, ठीक है,
तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। उस वेवलेंथ को क्या लिखा गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, और पी के वैल्यू कितना, मास इंटू वेलोसिटी। पी के वैल्यू कितना, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, मास एम में वेलोसिटी भी है तो पी इक्वल टू एम वी, तो इस पी को यहाँ पे रख दिया है। ठीक, अच्छा, और इसी लैम्डा को, है ना, इसी लैम्डा को उन्होंने क्या बोला, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, अगर इसका मास या में वेलोसिटी भी है तो सोचो इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी तो कुछ लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ठीक। अच्छा, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना आपने देखा होगा। मोमेंटम पी को लिखते हैं ना रूट में 2m और एक काइनेटिक एनर्जी के। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू रूट 2m के। कैसे, तो इस जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इसमें मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ऊपर आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो कि पी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं रफली समझा देता हूँ, तो के इक्वल टू आ जाएगा हाफ, है ना, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ एम, तो यहीं से पी स्क्वायर आ जाएगा 2m के, तो पी आ जाएगा रूट में 2m के। तो ये तो पता ही होगा, मैकेनिक्स में सीखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी के है, मास एम में, तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू रूट 2m के, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी, के इज काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो सोचो पी को रूट 2m के भी तो लिख सकते हो, तो यहाँ पे और इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो सोचो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी क्या है, पी को लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रूट 2m के। तो एक और फॉर्मूला बन गया, तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल तो पूछेगा ही, हर साल सवाल आते हैं इस पे। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है वेवलेंथ निकालने का, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वेलोसिटी v से, जिसका मास m है, उसके वेवलेंथ को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करना सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी चीज़ें सीखते हैं इसमें। यम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, पी है मोमेंटम, के है काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा है एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो लैम्डा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास पता है, जिसकी वेलोसिटी पता है, तो अगर वो मोशन में है तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा, है ना, उसको हम निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले का यूज़ करके। जो सामने आप फॉर्मूले देख रहे हैं, इनका यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। और इसी वेवलेंथ को डी ब्रॉगली ने नाम दिया खुद के नाम पर, बोला इसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोला उसने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। स्क्रीन पॉज करके नोट करें, आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोला गया इस वेवलेंथ को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो तो लिख देता हूं, चलिए। तो इस लैम्डा को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। चलिए देखिए, दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड, इसी वेवलेंथ को क्या नाम दिया, इज कॉल्ड डी ब्रॉगली। सवालों में इसी नाम से पूछता है, याद रखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोला गया बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, तो इस वेवलेंथ को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका मास देख लें, उसकी वेलोसिटी देख लें, है ना, मोमेंटम निकाल रहे हैं, फिर लैम्डा इक्वल टू क्या लिखें, एच अपान पी। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूले वगैरह का और भी यूज़ देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह हम देखेंगे, बट थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में फोटोन आपने देखा था, और पार्टिकल तो आप समझते हैं मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो फोटोन, है ना, उसके लिए कुछ चीज़ें और पार्टिकल के लिए कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। कंपेरिजन थोड़ा सा देखने वाले हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन देखने वाले हैं, किन के बीच में, तो कंपैरिजन हम लोग देखने वाले हैं फोटोन के बीच में और पार्टिकल के बीच में। तो एक साइड में मैं फोटोन की प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ,
फोटोन के बारे में, और दूसरे साइड में मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, दूसरे साइड में मैं लिखने वाला हूँ पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो इधर हम लोग फोटोन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इधर पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल जैसे मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल पढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मुझे कोई बताएगा फोटोन का मोमेंटम क्या लिखते हैं? P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। P इक्वल टू क्या? एच बाई लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम, P क्या बच्चों? मोमेंटम। अच्छा, पार्टिकल का मोमेंटम क्या लिखा जाता है? तो P इक्वल टू क्या? मास इंटू वेलोसिटी। पार्टिकल का मोमेंटम क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी आपको बताया गया था एच सी बाई लैम्डा। क्या? एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। और पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग? मास एम में वेलोसिटी भी है तो अभी लिखा भी था, हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है। अच्छा, फोटोन का रेस्ट मास क्या लिया था? याद करो जरा। रेस्ट मास फोटोन का क्या लिया था बच्चों? 0। फोटोन का रेस्ट मास कितना लिया गया होगा? 0, ठीक। अब यहाँ जैसे मान लो कोई बॉडी रुकी हुई है, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला भी दिया था कि जब रुका है तो मास एम नॉट लेना, और जब बहुत तेज़ी से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास स्पीड होगी c/2 c/3, बहुत हाई स्पीड, तो मास जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। उसने एक फॉर्मूला भी दिया था, अभी लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, अगर फोटोन मोशन में है, रेस्ट मास फोटोन का 0 है, ठीक है। अगर फोटोन मोशन में है तो उसका मास कैसे निकालते हैं? याद करो, निकाला गया होगा, है ना। मास ऑफ मूविंग फोटोन कैसे निकालते थे? मास ऑफ मूविंग फोटोन, मास ऑफ मूविंग फोटोन याद आया किसी को कैसे निकाला गया था? चलो मैं याद दिलाता हूँ। मास ऑफ मूविंग फोटोन कैसे निकालते थे? तो एक फॉर्मूला था, है ना, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और इसी एनर्जी को लिखते हैं क्या? फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा को लिखते हैं एम सी स्क्वायर। क्या लिखते हैं? एम सी स्क्वायर। तो यहीं से जो मास आता है निकल के ना, यहाँ से जो मास निकल के आता है, यही क्या हो जाता है? मूविंग फोटोन का मास। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम दिख रही है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से देखा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा था? चलिए थोड़ा सा परेशान ना हो, जल्दी से लिख देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले क्या बोला गया था? फोटोन का मोमेंटम, है ना। मोमेंटम कितना लिखते हैं फोटोन के केस में? फोटोन का मोमेंटम लिखते हैं क्या? एच बाई लैम्डा। मोमेंटम क्या लिखते हैं? एच बाई लैम्डा। और पार्टिकल का मोमेंटम क्या लिखते हैं? पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, दूसरी चीज़, एनर्जी फोटोन का कितना लिखते हैं? एनर्जी फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा। क्या? एच सी बाई लैम्डा। और कोई पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ठीक, ध्यान से सुने। रेस्ट मास फोटोन का क्या लेते हैं? 0। रेस्ट मास फोटोन का कितना लेते हैं? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना लिया जाता है बोलो? 0, पढ़ाया था ना शुरू में। अच्छा, फोटोन अगर मोशन में है, फोटोन अगर मोशन में है तो मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ मूविंग फोटोन, वो निकालना सिखाया था, मास ऑफ मूविंग फोटोन। तो फोटोन अगर मोशन में है तो इसका मास कैसे निकालते हैं बोलिए? तो E इक्वल टू, है ना, एच सी बाई लैम्डा होता है फोटोन की एनर्जी, और इसी को ना एम सी स्क्वायर के बराबर कर सकते हो, है ना, आइंस्टीन का फॉर्मूला। वैसे मैं सवाल करा भी चुका हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर में। अब यहाँ से देखो, एक सी से सी कैंसिल होगा, यहाँ से यम निकाल लो। क्या निकाल लो? एम। तो सोचो यम कितना आ जाएगा? एच बाई सी लैम्डा, एच बाई सी लैम्डा, एच बाई सी लैम्डा। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ मूविंग फोटोन, है ना। अच्छा, इधर देखते हैं पार्टिकल के बारे में। तो आइंस्टीन ने बोला था, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रुका हुआ है, तो इसका मास ले लो एम नॉट, रेस्ट मास। जब ये रेस्ट पर है तो इसका मास क्या मान लिया? एम नॉट। और अगर यही बहुत ही तेजी से चलने लगा तो इसका मास को यम लिखते हैं। मान लो वेलोसिटी भी हो गई वी, और वी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वी ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वी होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, जैसे c/2
C/3, C/4 एक्सेट्रा, मतलब बहुत हाई स्पीड। सी समझते हो ना, सी कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड। तो अगर ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में आ जाए और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो इसका जो मास होगा, अब यम नॉट नहीं होगा, वो तो रुका था तब था, चलने लगेगा तो कुछ और मास आ जाएगा, इसको यम बोला। और इस मूविंग पार्टिकल के मास को, है ना, रिलेट किया उसने, आइंस्टीन ने बताया, क्या बताया, यम नॉट डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 - v² डिवाइडेड बाई क्या, c², है ना। तो जब रुका हुआ है तो मास यम नॉट, और जब मोशन में है तो इसका मास यम, और इस यम को यम नॉट से रिलेट किया, और है ना जो वेलोसिटी होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, वो सब चैप्टर, वहाँ पर वेलोसिटी, है ना, बहुत ही कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होती है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, या 200 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी होती है ना बहुत ही कम है स्पीड ऑफ लाइट से। इसीलिए मैकेनिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो मास आप कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर इस स्पीड बहुत ज़्यादा लिया जाए, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लिया जाए स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तो उस केस में मास है ना चेंज हो जाएगा। तो मास यम को लिखेंगे रेस्ट मास से, कुछ इस तरह से रिलेट करेंगे, ये आइंस्टीन ने बताया था। और यहाँ से चेक करेंगे ना तो यम जो है ना यम नॉट से ज़्यादा ही दिखेगा। चाहो तो मैं चेक करा देता हूँ कि जब ये हाई स्पीड से चलेगा तो मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीजेस, है ना, एज स्पीड इंक्रीजेस, हाई स्पीड है पे है तो मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो यम आएगा, वो जो यम आएगा वो यम नॉट से ज़्यादा आएगा, यम जो आएगा वो यम नॉट से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, है ना। अरे फॉर्मूला है छोटा सा, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा साइड में लिखना, इसको मैं साइड कर देता हूँ, है ना। तो यम बराबर के यम नॉट अपन रूट में 1 - v² / c²। तो यम जो होगा यम नॉट से ज़्यादा आएगा अगर हाई स्पीड पे पार्टिकल चलने लगे। तो चेक कर सकते हो आप, सोचो, मान लो c/2 रखते हैं v की जगह, v की जगह रखो c/2, तो v² है तो c²/4, तो c² से c² कैंसिल होगा, आएगा 1/4, 1 - 1/4 क्या आएगा, रूट में 3/4, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो √4/3, √4 कितना हो जाएगा 2, 2/√3, तो 2/√3, तो 2/1.732, तो 2/1.732, 1 से ज़्यादा ही होगा, मतलब यम बड़ा हो जाएगा किससे, यम नॉट से। अब रख के देखो ना, v की जगह रखो c/2 और आपको दिख जाएगा कि यम जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, यम नॉट से। तो हाई स्पीड पे जाने से पार्टिकल का मास क्या होता है, चेंज होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कंपैरिजन आपने देखा फोटोन और पार्टिकल के केस में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड और भी कुछ बातें करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ और भी बातें करते हैं, ठीक है। हटा देता हूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। वैसे देखो, कब पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, कब वेव नेचर, है ना, उससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ बताया, डी ब्रॉगली ने बताया। क्या बताया उसने, है ना। जैसे देखो नॉर्मली जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, जैसे कोई भी पार्टिकल को चलाते हो, किसी भी बॉडी को चलाते हो, तो आप उसको पार्टिकल नेचर मान के ही पढ़ते हो कि मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम v²। वेवलेंथ वगैरह की बात हम मैकेनिक्स में करते नहीं हैं, कोई भी बॉडी चलती है तो वेवलेंथ वगैरह की बात हम लोग नहीं करते हैं। होता क्या है कि हर एक मैटर में तो डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, जैसा डी ब्रॉगली बता रहे हैं। लेकिन कब कौन सा नेचर डोमिनेट करता है ना, उसको थोड़ा समझना होता है ना। तो जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना बॉडी को लेकर के, तो वहाँ पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, तो वेव नेचर की बात नहीं होती, है ना। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है ना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के केस में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वेव बन जाता है, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था उसका। मतलब
कब कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा उसके लिए थोड़ा सा उसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया, है ना। तो चलिए देखते हैं फिर कब कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, फॉर पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के लिए क्या जरूरी है, फॉर पार्टिकल नेचर। तो जो आप लैम्डा निकाल रहे हैं ना, ये जो लैम्डा आप निकाल रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये बहुत छोटा आना चाहिए डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो जो लैम्डा आप निकाल रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ अब बहुत छोटा आ गया डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करने के लिए, है ना, पार्टिकल नेचर होने के लिए क्या जरूरी है, वेवलेंथ बहुत छोटा हो, किससे, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। अच्छा, वेव नेचर के लिए क्या जरूरी है, और वेव नेचर, होता तो दोनों नेचर है, लेकिन कब कौन सा नेचर इफेक्टिव होगा, किस नेचर को हम पढ़ते हैं, कब कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, उस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा लैम्डा को देखना होता है। तो वेव नेचर के लिए जो वेवलेंथ आता है ना, अप्रोक्स लगभग है ना, आसपास होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो अगर लैम्डा ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के आसपास है तो वेव नेचर डोमिनेट करेगा, और अगर लैम्डा बहुत छोटा है जैसा ऊपर लिखा है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। तो याद रखना, किसी भी मैटर में पार्टिकल नेचर डोमिनेट होने के लिए लैम्डा बहुत छोटा होना चाहिए डायमेंशन से, और वेव नेचर होने के लिए लैम्डा जो है कंपेरेबल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। अच्छा, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं भी बताऊंगा, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज। जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, तो इसका डायमेंशन देखा तो 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के आसपास में, तो यही तो इसका साइज हो जाएगा। कोई मैन है, उसका अगर हाइट वगैरह देखा तो, है ना, 1 मीटर 2 मीटर जो भी हो हाइट, तो उसे बोलते हैं डायमेंशन। उसका साइज क्या है, साइज की बात होती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखा तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा होता है, तो साइज बहुत ही कम है ना। किसी ह्यूमन बॉडी का देखा, ह्यूमन बॉडी को देखा है तो बॉडी का साइज है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत ही छोटा है, तो उसे बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर वाली चीज़ों को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई मास है अपने पास, क्या है, कोई मास है 1 kg का, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। जैसे आप पार्टिकल वगैरह देखते हैं ना, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो कोई बॉल है, मान लो बॉल ही है जिसका मास 1 kg है, और बॉल को रफ्तार दे दिया क्या, 10 मीटर पर सेकंड। बॉल को कितना रफ्तार दे दिया, बोलिए, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ठीक, तो इसका लैम्डा निकालो जरा, लैम्डा कितना आएगा, H/mv, मोमेंटम को लिख दिया mv। एच की वैल्यू क्या होती है बोलो, 6.634 इंटू 10 पावर क्या, -34। अच्छा, मास कितना 1 kg, वेलोसिटी कितनी 10। जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है, ये इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा। तो क्या आने वाला है यहाँ से, तो 10, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -35 हो जाएगा, तो 6.634 इंटू 10 टू द पावर क्या, -35, और एसआई सिस्टम में है तो लैम्डा आएगा मीटर में। तो देखो, जैसे कोई बॉल है, बॉल का साइज हम देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर का डायमीटर हो सकता है आसानी से, बॉल का साइज देखें तो बॉल का साइज ये है, और इसका लैम्डा निकाला तो बहुत ही छोटा है, 10 पावर -35, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो सोचो बॉल के केस में, है ना, कौन सा नेचर डोमिनेट करने वाला है, तो देखो लैम्डा बहुत ही छोटा है बॉल के साइज से, 10 पावर -35 बहुत छोटा होगा, तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा ना। देखो ऊपर लैम्डा बहुत छोटा आया, तो यहाँ पे कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, पार्टिकल नेचर। तो बॉल के केस में कौन सा नेचर डोमिनेट करने वाला है, तो पार्टिकल नेचर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्टिकल नेचर यहाँ डोमिनेट करेगा बॉल के केस में, ठीक है, क्योंकि लैम्डा बहुत छोटा है डायमेंशन से। डायमेंशन बॉल का साइज देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी डायमीटर होगा ना, वही तो डायमेंशन हो गया। और ये तो बहुत ही छोटा 10 पावर -35, तो लैम्डा जो है बहुत छोटा है डायमेंशन से, बॉल के साइज से, तो बोलेंगे बॉल के केस में पार्टिकल नेचर डोमिनेट करने वाला है, ठीक है। चलिए और भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, चलिए इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमने लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कितने से कितने से, 10 से, ठीक। चलो इसका लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा हो जाएगा एच अपन पी, पी क्या लिखेंगे आप, एम वी, चलिए चेक कर लेते हैं सब लोग। 6.634 इंटू 10⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए बोलिए, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10। जरा सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आने वाला लैम्डा, तो 6.634 डिवाइडेड बाई 9.8, तो क्या आएगा 0.7 टाइम में जाएगा, 728 माइनस 0.728 इंटू 10⁻, कितना आने वाला है, तो -4 इतना मीटर। अभी देखो ये जो लैम्डा आया ना, इलेक्ट्रॉन के साइज के आसपास, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत ही छोटा सा, तो ये भी तो उतना ही छोटा तो है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में बताऊंगा भी, एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह को देखेंगे उसके अंदर होते हैं। तो ये जो आया ना लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन के साइज के आसपास आया, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो उसमें वेव नेचर डोमिनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन के केस में वेव नेचर डोमिनेट कर सकता है, और इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हुआ, डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो वेव बन जाता है। देखो वेव नेचर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने से ये जो वेवलेंथ आया, और इलेक्ट्रॉन का साइज तो अपने आप में छोटा होता है, और ये भी वेवलेंथ छोटा ही है, उसके लेवल पे है, कंपेरेबल है। लैम्डा जो है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के आसपास है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो वेव नेचर उसमें डोमिनेट करेगा, वेव नेचर को शो करेगा। तो कब पार्टिकल नेचर हो सकता है और कब वेव नेचर हो सकता है, आपने देखा। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लो कोई मैन है जो दौड़ रहा है, मैन का मास ले लो, कुछ भी मान लो 100 kg ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैन का मास ले लो 100 kg, मैन दौड़ रहा मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, अब ज़्यादा मास है तो बहुत तेज़ी से तो दौड़ नहीं पाएगा, तो 10 ही मान लेते हैं, तो उसका लैम्डा निकाल सकते हो। और जो लैम्डा आएगा ना वो बहुत छोटा आएगा मैन के साइज से, मैन का साइज तो 1 मीटर, कम से कम 2 मीटर हाइट मैन का साइज से बहुत ही छोटा आएगा, तो मैन के केस में है ना पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करेगा। तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नेचर कब डोमिनेट करेगा। आप लैम्डा निकालें, लैम्डा अगर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है तो पार्टिकल नेचर, बट लैम्डा डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के आसपास है तो वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ने लगे तो इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर डोमिनेट करेगा, और इस चीज़ का हम लोग प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे, देखा गया है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जिसे बोलते हैं डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो करता है। चलो ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक होता है एक्सेलरेशन ट्यूब, जिसमें क्या है ना इलेक्ट्रॉन वगैरह को इमिट करा करके उनको एक्सेलरेट करते हैं, फिर लैम्डा वगैरह निकाला जाता है। तो हटा दूं क्या, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करते रहें है ना, तभी आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बैठे बैठे लिखते रहें, और लिखने से क्या है ना दिमाग में और चीज़ें प्रिंट होंगी अच्छे से, दिमाग में पूरा है ना एग्जैक्ट आपको आने लगेगा, फिर लॉन्ग टाइम तक आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना है, लिखते रहें, जैसे मैं लिखता हूँ हर चीज़ को आप भी लिखते रहें, और लिखा रहेगा तो जब मन करेगा एग्ज़ाम जब भी होगा, टेस्ट होगा, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम के पहले आप देख सकते हैं इस चीज़ को, तो अच्छे नंबर्स आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखते हैं, तो देखिए एक होता है एक्सेलरेशन ट्यूब, एक्सेलरेशन ट्यूब, एक्सेलरेशन ट्यूब, एक्सेलरेशन ट्यूब, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, तो देखो इसमें कुछ अरेंजमेंट बनाया गया है, क्या बनाया गया, कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। देखो यहाँ पर ऐसे क्या होता है ना, निकल वकल का है ना, या कोई भी अच्छा जो मेटल है, ऐसे इसमें एक कॉइल ले लेते हैं मेटल का, और जिसको बैटरी से जोड़ लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। देखो क्या करेंगे, ऐसे कॉइल ले लिया, और यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं हाई टेंशन नहीं, लो टेंशन, कम वोल्टेज वाली, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, ऐसा ही छोटी सी बैटरी लगा देते हैं। तो क्या करें,
देखो एक हमने ऐसे मेटल का कॉइल ले लिया, अब इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ लिया। यहाँ बैटरी जो लगी होती है लो टेंशन वाली बैटरी होती है, कम वोल्टेज वाली। इस बैटरी का काम होता है कि इस कॉइल को, इस मेटल को हीट करना, और जैसे जैसे बैटरी इसको हीट करेगी, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं ताकि हीट हो जल्दी जल्दी से। तो ये बैटरी इसको हीट करती है, और हीट करेगी तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी पाएंगे बैटरी से ड्यू टू टेम्परेचर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगेंगे, है ना। हीट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। इस चीज़ को थर्मियोनिक इमिशन भी तो बोलते हैं, याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में थोड़ा सा बताया था कि मेटल को हीट करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, तो और इस मेथड को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे धीरे धीरे, है ना। बैटरी इनको हीट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं ना, इनको दूसरी एक बैटरी लेते हैं हाई टेंशन वाली, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो उस हाई वोल्टेज वाले बैटरी से इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दौड़ाते हैं, ऐसे आगे की तरफ एक्सेलरेट कराएंगे, तभी तो एक्सेलरेशन बोला गया, एक्सेलरेशन ट्यूब। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ इस तरीके से सेटअप बना लेते हैं, ठीक ठीक। अब यहाँ बैटरी एक जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं बच्चों, बैटरी। तो इसी में क्या कर लेते हैं, बैटरी जोड़ लेते हैं। ऐसे क्यों किया कि वायर से टच ना करें, यहाँ से जोड़ के ऊपर से लेके जाओ वायर, और यहाँ बैटरी लगा दो। बैटरी देखना समझ के लगाना, बैटरी इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में एक्सेलरेट कराना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आनी चाहिए, इधर आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, तभी तो उल्टा फोर्स लगाएगा, उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। तो बैटरी ऐसे लगाते हैं, मान लो इस बैटरी का वोल्टेज है V, ठीक। बैटरी यहाँ लगा दिया, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे भागने लगेंगे, बहुत ही तेज़ी से भागने लगेंगे, वेलोसिटी मिलने लगेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे बाहर। मान लो जब इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा था, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, V थी। इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा था बाहर तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, V, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का मास m ले लेता हूँ मैं, तो सोचो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल K बोलूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सोचो मास अगर पता है इलेक्ट्रॉन का तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K को कैसे लिख सकते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी से दौड़ाया, V, कितना एनर्जी दे सकता है, QV, कितना एनर्जी दे सकता है, QV। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, V को W/Q, तो W कितना, QV, तो ये हो जाएगा Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E इंटू V, कैपिटल V है ये कैपिटल V है, ये स्मॉल v है, ये वेलोसिटी है, और ये वाला कैपिटल V जो है बैटरी का वोल्टेज, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल V जो बड़ा वाला V दिख रहा है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, E इंटू V, या हाफ m/v², ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है इस बैटरी से, जो बैटरी इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रही है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो टारगेट क्या, अपना टारगेट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, क्या निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। तो चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस समय इसकी वेलोसिटी v है उस समय इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, H/P, P कितना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, अच्छा है ना। या और भी तरीका लिखने का ना, अभी तो बताया था, इसको और क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा, है ना। और क्या लिख सकते हैं, m/v को लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, √2m और कैपिटल K काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ बैटरी का वोल्टेज मालूम है, हम देखो ऐसा फॉर्मूला डिजाइन करना चाहते हैं लैम्डा का, ठीक है, जिसमें बैटरी का वोल्टेज आए, कैपिटल V आए, तो इस काइनेटिक एनर्जी को E इंटू V से रिप्लेस करा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेते हैं, रिप्लेस करा लेते हैं। तो चलो रिप्लेस करा दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, H डिवाइडेड बाई रूट में 2m
और के की जगह क्या रखना चाहिए, ई इंटू बैटरी, बैटरी मतलब बैटरी का वोल्टेज। तो ये आ चुका है। अब एच अपने को पता है रखेंगे, 2 तो नंबर ही है, एम क्या है, मास, किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये बैटरी। तो देखो एच पता है रख सकता हूँ, एम पता है रख सकता हूँ, ई पता है रख सकता हूँ, और बैटरी वी को वी रहने दो। अब 10 वोल्ट की होगी तो 10 रखेंगे, 20 वोल्ट की बैटरी होगी तो 20 रखेंगे, 50 वोल्ट की होगी तो 50 रखेंगे, 100 वोल्ट की होगी तो 100 रखेंगे। जो पता वो रख सकते हैं, एच रख सकता हूँ, एम रख सकता हूँ, ई रख सकता हूँ, और रख करके, और बैटरी का वोल्टेज रख करके लैम्डा में निकाल सकता हूँ, है ना, लैम्डा में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ यम क्या है, व्हाट इज यम, यम क्या है इसमें, यम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया गया, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बस ऐसे निकल रहे थे उनको बैटरी दौड़ाने लगी तेजी से। स्क्रीन पॉज करके नोट करना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एच रखूँगा, इलेक्ट्रॉन का मास रखूँगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखूँगा, और कैपिटल वी को कैपिटल वी रहने दूंगा, और मैं लैम्डा निकाल लूँगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलो देखो। तो देखिए क्या आने वाला है। तो लैम्डा जो आया, इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ, इक्वल टू या फिर से लिख दूँ, तो लैम्डा जो आया इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया है, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, एच बाई रूट में 2m ई इंटू बैटरी का वोल्टेज। चलो अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए, चलो कर लेते हैं पुट। चलो एच कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट है तो 6.634 इंटू 10⁻34 बता चुका हूँ, बोलना नहीं, कहीं भूल तो नहीं गए। चलो एच की वैल्यू रख देता हूँ जल्दी से, एच कितना 6.634 इंटू 10⁻34, अच्छा रूट में, चलो देखा जाए, देखते हैं, 2 मार्कर चल नहीं रहा है क्या, चलो चेंज कर देते हैं, 2 एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, और देखो मास रख दिया, चार्ज रख दिया, और ये बैटरी तो बैटरी ही रहने दो, बैटरी के टर्म्स में निकालना है आंसर, ठीक ये आया, अच्छा ये आया। अब ध्यान से देखना, अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर रूट लोगे फिर 6.4, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व तो कर पाओगे ना सब लोग, तो कुछ ऐसा आता है, चलो देख लेते हैं कितना आता है। तो कुछ ऐसा आएगा, सेट कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा, है ना, 1.227 इंटू 10⁻⁹, और बैटरी बस रहने दो रूट के अंदर, बैटरी का वोल्टेज कैपिटल वी, इतना ये आता है किसमें, मीटर में, लैम्डा किस में आ गया, मीटर में। सॉल्व करने पे आएगा 1.227 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई रूट में, ये बैटरी तो है ही इतना मीटर। लेकिन क्या है ना, जब एग्जाम में सवाल पूछेगा ना तो बैटरी का वोल्टेज देगा वो, और आपसे लैम्डा पूछेगा ना, वो किस में पूछेगा, एंगस्ट्रॉम में। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा पहले से ही कन्वर्ट करके रखा है। तो सोचो 1 मीटर इक्वल क्या होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 1 कर सकता हूँ यहाँ, तो 1 मीटर को मैं क्या रख सकता हूँ, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻10 और 10⁻⁹ हो जाएगा 10, और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12.27। तो क्या आने वाला है, देखो क्या आ जाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 12.27 डिवाइडेड बाई रूट में बैटरी। अब देखो यूनिट बदल चुका है, यहाँ, अब मीटर मत रखना, यहाँ क्या रखेंगे बोलो, एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम। तो बस यहाँ बैटरी का वोल्टेज रख दो, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, किसमें आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। चेक करना तो मैं चेक करा सकता हूँ। मान लो बैटरी जो है, हाई टेंशन वाली जो बैटरी है जो लगा के एक्सेलरेट कर रहे थे, मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 100,
तो बस v की जगह चुपचाप 100 रखो, तो रूट में 100 क्या आ जाएगा 10, तो 12.27/10 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। 100 वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करूं तो लैम्डा कितना, डी ब्रॉगली लैम्डा कितना, तो 100 रखो बैटरी, तो रूट 100 10, तो क्या आएगा डिवाइड करने के बाद 1.227 एंगस्ट्रॉम यूनिट में। आप इस फॉर्मेट को याद रखो, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, मुझे हमेशा याद रहता है। 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। बैटरी रखो वोल्टेज में, मतलब बैटरी रखो वोल्ट में, है ना, जो भी है SI यूनिट। बैटरी बस यहाँ चुपचाप रखो और इसको सॉल्व करो, तो लैम्डा किस में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में। हाँ, अगर आप याद ऐसे रखो, अगर ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेना मीटर में, जैसा भी दिया हो, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पता है ना 10⁻10 मीटर। तो याद आप ऐसे रखें, जो लास्ट में लिखा है इसी को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो वैसे चार्ज्ड पार्टिकल के केस में, जब चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए, तो डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ आएगा ना H/, कुछ ऐसा, इसको याद रखना आप। डायरेक्ट अभी मैं आगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के केस में भी लगाने वाला हूँ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो लैम्डा आएगा, क्या आएगा, H/P, P है मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी, या रूट 2m के हो जाएगा, कोई जनरल चार्ज है तो के हो जाएगा Q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q इंटू बैटरी का वोल्टेज। तो फॉर्मूला याद रखना है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा गया है, Q इंटू वी। इलेक्ट्रॉन होता है तो EV हो जाता है, चार्ज Q की जगह छोटा E आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये फॉर्मूला याद रखना। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू क्या है, H/रूट में 2m Q इंटू वी। अभी ये फॉर्मूला देखा था, उसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि कोई भी चार्ज, जरूरी थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन ही हो, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसका चार्ज रखना और कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया उसको यहाँ रख देना। लैम्डा इक्वल टू H/रूट में 2 मास उसका, चार्ज उसका, और कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया। V क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट कर लीजिए सब लोग, स्क्रीन पॉज करें, नोट करें। और इलेक्ट्रॉन का वो लैम्डा याद रखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, याद होना चाहिए। सवाल पूछेगा, वोल्टेज देगा, वोल्टेज को चुपचाप रख करके लैम्डा निकाल लेना, यही याद रखो। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो यहीं से आंसर निकाल लेना, ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलो, तो एक्सेलरेशन ट्यूब की हेल्प से आपने इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिया। अब जो भी वोल्टेज होगा रख करके लैम्डा निकाला करेंगे, सवाल करेंगे, बाद में कराऊंगा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कहता है कि चलो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करके देखते हैं, और प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हैं और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं। अच्छा, चलो उसको भी निकालते हैं। मान लेते हैं कि प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया, किसको किया गया, प्रोटॉन को। अच्छा चलो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना सब कुछ। इसके बाद है ना, लेट अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड, with potential difference कैपिटल V, है ना। मान लो ऐसा कि हम लोगों ने क्या किया, प्रोटॉन लिया और उसको एक्सेलरेट करा दिया, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, V से। चलो करते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगा उसको निकालना है ना। इस प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका, प्रोटॉन का और किसका। चलो निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था,
जनरल फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए तो मैं छोटा सा p लिख दूँ, लैम्डा प्रोटॉन का p, ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन का लिखा था पहले वैसे ही। चलो क्या फॉर्मूला, h अपान प्लैंक कांस्टेंट बाई √2m⁴ यही तो होगी। अच्छा चलो चलो h के लिए रख दिया जाए, रखेंगे और क्या, तो 6.634 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई √2 यम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो कितना होता बोलिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा चार्ज कितना प्रोटॉन का, तो उतना ही तो जितना इलेक्ट्रॉन का होता है न्यूमेरिकली, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बैटरी कौन कौन कौन, बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कैपिटल V। चलो जरा इसको सॉल्व किया जाए। तो जब आप सॉल्व करते हैं ना, इसको 6.634 जो ऊपर है और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर रूट ले लें और सॉल्व करते हैं, तो कुछ ऐसा आता है 0.286 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में केवल है रूट बैटरी। अरे मीटर में आया, किस में आया, मीटर में। लेकिन सवाल में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछेगा प्रोटॉन का, वो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। किस में दिया होगा, एंगस्ट्रॉम में, तो मीटर हटाना चाहिए। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, बट 1 मीटर क्या आएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 मीटर को रखो 10⁻10, तो 10⁻10 और 10⁻⁻10 मिल के हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 0.286 बाई रूट में बैटरी इतना एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें, जब सवाल पूछेगा तो आप तुरंत आंसर बता सकते हो 1 मिनट के अंदर ही, अगर आपको ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट याद है तो। जैसे अब सवाल पूछ सकता है, मान लो कि प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया है ना 100 वोल्ट की बैटरी से, तो V की जगह 100 रखो, तो रूट में 100 क्या हो जाएगा 10, तो 0.286 बाई 10, तो 0.0286 एंगस्ट्रॉम, 0.0286 एंगस्ट्रॉम। तो बैटरी का वोल्टेज 100 वोल्ट है, रख दीजिए 10 आएगा नीचे, तो डिवाइड कीजिए, तो 0.0286 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा प्रोटॉन के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा रिजल्ट याद रखें बिल्कुल, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके जल्दी से लिख लो। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा लिया, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा लिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इसमें, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जाए और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला जाए, निकालेंगे, उसको भी निकालेंगे। चलो मैं हटाने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिख लें। अभी देखना ये सब सॉल्व करना पड़ता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसा कैलकुलेशन कर लिया है। तो मल्टीप्लाई करके रूट ले लें और डिवाइड कर लें। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, यही तो स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। अगर आपको ये पता है कि इसको याद रखना है और इससे अपना आंसर आसान हो जाएगा, तो याद कर लो ना, जब तक एग्जाम है तब तक याद रखो। अगर नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करें, फिर रूट लें, फिर डिवाइड करें। चलिए अब क्या करते हैं ना, एक्सेलरेट करते हैं किसको, अल्फा पार्टिकल। अच्छा अल्फा पार्टिकल जानते हो, बोलो अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं। तो जो हीलियम का जो एटम है ना, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक दें, तो जो बचेगा ना उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, मतलब 2 प्रोटॉन ही होंगे उसमें। चलो बताता हूँ मैं, हीलियम न्यूक्लियाई जो है ना, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मैग्नेटिज्म में भी तो देखा ही होगा, अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज तो देखा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को जब थ्रो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो सर्किल में चलता है, तो रेडियस पूछा जाता होगा, याद कीजिए। चलो हेडिंग लिखेंगे, लेट, ये हेडिंग है, लेट अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया हम लोगों ने उसको, कैपिटल V से, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V। अच्छा
तो डी ब्रॉगली लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? डी ब्रॉगली लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका किसका? अल्फा का, और किसका? अल्फा पार्टिकल। अच्छा चलो निकालते हैं। तो लैम्डा ऑफ अल्फा, छोटा सा मैं अल्फा बना दे रहा हूँ नीचे। क्या होना चाहिए फॉर्मूला? वही है, चार्ज पता है तो फिर वही बेसिक फॉर्मूला। मास पता है तो 2m³ कैपिटल भी है बच्चों, बैटरी। चलो तो डाटा रखा जाए, रख देते हैं। एच कितना होता है बोलिए? 6.634 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, रूड है यहाँ, क्या है बच्चों? रूड। चलो रूड है, रूड है, रूड 2। मास है, किसका मास? अल्फा का। तो अल्फा का मास क्या होता है? 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 इंटू एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मास हो गया। मास रख दिया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो मास होता है हम, क्या है? अल्फा का मास, अल्फा पार्टिकल का। और एक अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन आप मान सकते हैं, तो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल का? तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19। अच्छा, और इंटू बैटरी। चेक करो, 2 हो गया या मास हो गया अल्फा का 4 प्रोटॉन के बराबर, और 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो गया। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, चेक कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, 0.101 इंटू 10⁻⁻10 बाई रूट में बैटरी, जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही ये आएगा मीटर में। लेकिन अपने को चाहिए होता है लैम्डा किस में? एंगस्ट्रॉम में। मॉडर्न फिजिक्स में लैम्डा किस में चाहिए होता है? एंगस्ट्रॉम में। तो फिर से वही पुराना वही पुराना तरीका। क्या आ जाएगा? 0.101 बाई रूट में बैटरी, है ना। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो किस में आ जाएगा ये? एंगस्ट्रॉम में। 0.101 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो अगर अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए V वोल्ट की बैटरी से, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप ऐसे निकालें, यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम है। फिर सवाल हो सकता है कि बैटरी का वोल्टेज ले लिया 100 वोल्ट, बताओ अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तो क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा? तो यहाँ V की जगह 100 रखो, सॉल्व करो तो आ जाएगा 10 आएगा नीचे, तो 0.01 एंगस्ट्रॉम, है ना। अल्फा पार्टिकल का रिजल्ट याद रखें। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला, प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला, अल्फा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला। वैसे अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तीनों में, तो किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन का। रूट वी सब में सेम ले लो, सब में सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट करो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा को, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का, 12.27 था। और उसके बाद से कौन आएगा? किसका आएगा? प्रोटॉन का। सबसे छोटा किसका है? अल्फा का। अल्फा का मास और चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लैम्डा डाउन हो जाती है। या मास और चार्ज यूनिवर्सली है ना ये, तो मास और चार्ज अल्फा में ज़्यादा आता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ छोटा आता है ना। चलो बच्चों, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, सभी याद रखना फॉर्मूले। मुझे याद है पूरा, आपको भी याद होना चाहिए। एक अच्छे बच्चे को ये सभी फॉर्मूले मॉडर्न फिजिक्स के याद होते हैं, वो सवाल तुरंत कर देता है, सवाल देखते ही आंसर बता देगा अच्छा बच्चा। तो आप भी अच्छा बच्चा बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल सबको एक्सेलरेट करा करके सबका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिया, कंपेयर भी कर लिया। ठीक, सवाल करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और, कभी कभी अनचार्ज्ड पार्टिकल को, है ना, कभी कभी अनचार्ज्ड पार्टिकल के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने से पूछता है, तो चलो उसको भी निकालते हैं। अब अनचार्ज्ड पार्टिकल है तो थर्मल एनर्जी की वजह से वो मोशन में होता है, मोशन में तो है थर्मल एनर्जी की वजह से।
तो वेलोसिटी वगैरह होती है, एनर्जी होती है, तो निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो चलो उसको निकाल लेते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सब लोग, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, ऑफ अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, अनचार्ज्ड पार्टिकल। अब बेसिकली ड्यू टू थर्मल एनर्जी देखने वाले हैं। थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी होती है ना बॉडी के पास में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको सिखाया गया होगा, है ना। अगर कोई गैस टी टेम्परेचर पर है, तो गैस अगर टी टेम्परेचर पे है तो गैस के एक मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है kT/2, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 kT/2, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 kT/2, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम मोनोटॉमिक माने तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, 3, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो कितनी एनर्जी आएगी 3 kT/2। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे होता है kT/2, डबल होगा तो 2 kT/2, और ट्रिपल होगा तो 3 kT/2, और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है तो 3 kT/2। आपने पढ़ा होगा, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर T है तो एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ लेना, है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने वाले हैं किसका, अनचार्ज्ड पार्टिकल का। चलो लेट थर्मल एनर्जी, लेट थर्मल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू, एनर्जी को ई लिख रहा हूँ, इक्वल टू 3/2 के स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल के है ये 3/2 kT, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग लिखेंगे। अच्छा बोलो क्या लिखेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या क्या क्या, लैम्डा इक्वल टू, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, H/, है ना, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, रूट में 2m और कैपिटल K, √2m कैपिटल के। अच्छा कैपिटल के मैं हटा देता, नहीं तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा के एक ही तो नहीं है। तो √2m और काइनेटिक एनर्जी को E लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, E, है ना। E क्या है यहाँ पे, E है यहाँ काइनेटिक एनर्जी, E क्या है यहाँ काइनेटिक एनर्जी। तो सोचो सोचो सोचो, दिमाग है तो सोचो। तो इस E को यहाँ रख सकता हूँ मैं, तो रख देता हूँ। तो H/√, रूट में 2m और E कितना बोलो, 3/2 kT, है ना, इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, क्या बचा, H/रूट में 2, अच्छा 2 तो कैंसिल है ना, 3m kT, m kT, 3m kT। तो लैम्डा आ चुका है, क्या आ चुका है बच्चों, H/रूट में 3m kT। m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा पार्टिकल का, के क्या हो जाएगा, स्मॉल के है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये। 3/2 kT ना टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, सेंटीग्रेड में दिया होगा टेम्परेचर, केल्विन में कर लेना कन्वर्ट, 273 ऐड करके, 273 ऐड करके केल्विन में करके रखना है, या नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखा, हियर m is mass of particle, m is mass of particle, mass of particle, m is mass of particle, k is Boltzmann constant, small k is Boltzmann constant। देखा है क्या, सुना है, सुना है, पहली बार तो नहीं सुन रहा, k is Boltzmann constant,
कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो मास पता है, टेम्परेचर पता है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीग्रेड में देगा सवालों में, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं लोग। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में देता है, आप 273 ऐड करके केल्विन में पता करें। तो मास पता है, टेम्परेचर पता है, एच और के तो हम पहले से जानते हैं, तो रख करके क्या निकाल सकते हैं, डी ब्रोगली लैम्डा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब अलग अलग गैस लेकर के वो कंपेयर कराने के लिए बोलते हैं, जैसे मान लो हीलियम ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, कहेगा टेम्परेचर अब सेम भी रख सकता है, अलग अलग भी रख सकता है। तो करना क्या, हीलियम एटम का लैम्डा निकालना, हाइड्रोजन एटम का लैम्डा निकालना, कंपेयर करने के लिए बोलेगा, कंपेयर करना, मास अलग अलग आएगा, हाइड्रोजन एटम आएगा तो मास अलग होगा, हीलियम एटम आएगा तो मास अलग आएगा, और कोई नया एटम होगा तो मास अलग आएगा, तो मास अलग अलग आ सकता है, टेम्परेचर भी अलग अलग ले सकता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका सेकेंड लेक्चर होगा मैटर वेव का, उसमें मैं सवाल करा दूंगा कि सवाल कैसे कैसे आ सकता है, सवाल कैसे कैसे आ सकता है, मैं सवाल करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है क्या बच्चों को? ये जो क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर केल्विन में, एच है प्लैंक कांस्टेंट, और यम हो जाएगा मास पार्टिकल का। तो अनचार्ज्ड पार्टिकल के केस में लैम्डा हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैटर वेव का ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बातें करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है, जिसको बोलते हैं डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली बताता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का। तो बस, ओके।